अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये महमूद अकाउंटिंग चैनल है और इसकी खसूसियत ये है कि इसमें पिछले 3 साल के क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है और उनकी प्रैक्टिस करने से इंशाल्लाह ताला अकाउंट्स के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसमें कराची बोर्ड के फर्स्ट ईयर या 11 ग्रेड भी आप कह सकते हैं उसके क्वेश्चंस हैं और कराची यूनिवर्सिटी के बी कॉम के क्वेश्चन भी हैं और ओ लेवल्स के क्वेश्चन भी हैं। मगर अगर एम कॉम के स्टूडेंट अगर इनको प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। तो हम स्लाइड शो की तरफ जाते हैं। पहली स्लाइड हमारी जो है ये बता रही है कि ये ओ लेवल्स का टॉपिक है। टॉपिक नंबर 7 चल रहा है और करेक्शन ऑफ एरर्स है, यानी ये वो एरर्स हैं जो कि हम अकाउंटिंग को या ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हुए कुछ हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उनको करेक्शन कैसे किया जाए और उनको लोकेट कैसे किया जाए। ये थ्योरी क्वेश्चंस में से लिए गए हैं और इसमें जिस तरह मैंने पहले आपसे गुजारिश की कि ग्रेड 11 बी कॉम और एम कॉम के जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो इसके क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह उनको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी बात जो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ वो ये है कि इसको स्लाइड शो को देखने के बाद आप कमेंट्स में मशवरे भी दे सकते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप बता सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर उसको जो है रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे। तो हम पहले स्लाइड की तरफ जाते हैं। पहली स्लाइड हमारी ये है, फॉलोइंग इज द बैंक अकाउंट ऑफ पैट राइस फॉर द वीक एंडेड 30 सितंबर 2007। इट्स प्रिपेयर्ड बाय एन इनएक्सपीरियंस्ड बुककीपर एंड कंटेन्स एरर्स, यानी ना तजर्बाकार कोई बुककीपर था जिसने कि ये बैंक अकाउंट बनाया और उसमें मिस्टेक्स भी कर दी हैं। तो ओपनिंग बैलेंस वगैरह आप देख लीजिए, 12,400 है और उसके ऊपर ऑफिस इक्विपमेंट परचेज़ किया गया है 1500 और फिर इंश्योरेंस 900 पे की गई है। इसी तरह कैश सेल्स भी हुई है 1200 की। तो आगे चल के हम देखते हैं कि इनका क्या करना है। नंबर 1, Pat Rice offers a trade discount of 25% and additional 10% discount for cash sales. Neither discount has been applied in the cash sales transaction recorded in the bank account on 27th of September. अब बात यह है कि उसने सेल तो रिकॉर्ड कर दी, 1200 की रिकॉर्ड होगी, पूरी की पूरी उसने कैश सेल लिख ली, मगर उसमें 25% ट्रेड डिस्काउंट भी देता है, वो उसने डिडक्ट नहीं किया और एडिशनली 10% जो कैश डिस्काउंट है वो भी डिडक्ट नहीं किया। तो हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि हम इनको सॉल्व करेंगे, इसको करेक्ट करेंगे। आप कैश सेल जो करेक्ट वाली है वो निकालेंगे। दूसरा है, द ट्रांजेक्शन ऑन 26 सितंबर फॉर ऑफिस इक्विपमेंट रिलेट्स टू अ कंप्यूटर कॉस्टिंग 1500 दैट पैट राइस बॉट फॉर हर पर्सनल यूज़, यानी एक इक्विपमेंट कंप्यूटर परचेज़ किया गया, वो घर के इस्तेमाल के लिए था, पर्सनल यूज़ के लिए था। मगर जो इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट था उसने क्या किया कि उसको अपने ऑफिस के रिकॉर्ड्स में उसको रिकॉर्ड कर लिया, जबकि ये रिकॉर्ड वहाँ नहीं होना चाहिए था। आप देख रहे हैं कि बैंक अकाउंट में से 1500 की पेमेंट की गई है ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से, तो ये नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है जी, तो इसको हम निकाल देंगे यहाँ से। तीसरा, इंश्योरेंस पेड ऑन 28 सितंबर was for the period October 1, 2007 to December 31, 2007। ठीक है जी, दिस इज़ करेक्टली ट्रीटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इसमें कोई यानी कबाहत नहीं है, उन्होंने बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड किया है। इंश्योरेंस जितनी 900 की थी रिकॉर्ड कर दी, बिल्कुल सही है, अक्टूबर 1 से लेकर दिसंबर 31 तक, तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये बता दिया गया है, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि जो बाज़ जो चीज़ें हैं वो करेक्ट भी होती हैं, तो उसको कह देने से थोड़ा ज़रा समझ में आ जाती है, बात मज़ीद समझ में आती है। पैट राइस नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर सितंबर 30, 2007 was 14,200, ये उसका नेट प्रॉफिट था।
बिफोर टेकिंग इन अकाउंट आइटम्स 1 to 3, यानी पहले के 3 आइटम्स को अगर कंसिडर की के ना करने की वजह से 14,200 रुपया उसका नेट प्रॉफिट है। इसका मतलब यह है कि 14,200 रुपया उसका नेट प्रॉफिट नहीं होगा जबकि हम करेक्शंस कर लेंगे। अब करना क्या है, कैलकुलेट द करेक्ट सेल्स फिगर फॉर द ट्रांजैक्शन, ये तो तय हो गया। 2, एक्सप्लेन द इफेक्ट आइटम्स 1 to 3 वुड हैव ऑन द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पे पहली, दूसरी और तीसरी जो है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। कैलकुलेट द करेक्ट नेट प्रॉफिट एंड लॉस। और थर्ड इज एक्सप्लेन हाउ द इनकरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ द ऑफिस इक्विपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन वुड अफेक्ट द बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट। ठीक है जी, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और इसका सोल्यूशन देखते हैं। मेरे ख्याल में सोल्यूशन है। ओके, ये सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है, कैश सेल्स कितनी हुई 1200 की, उसमें से 25% ट्रेड डिस्काउंट जो माइनस करेंगे। ठीक है जी, वो 300 आता है और माइनस करने के बाद 900 हमारी जो है कैश हमें मिलना चाहिए, मगर इसमें से 10% उसने अभी तक वो कैश डिस्काउंट जो था वो लेस नहीं किया था, डिस्काउंट माइनस नहीं किया था, इसलिए हमारी करेक्ट सेल जो हुई है वो $810 हुई है, यानी एक्चुअल सेल्स वाज $810, राइट। ओके, बी, सेल्स ओवर कॉस्टेड, नेट प्रॉफिट ओवर कॉस्टेड। अगर सेल्स ओवर कास्ट होंगे तो नेट प्रॉफिट भी ओवर कास्ट हो जाए। ओवर कास्ट का मतलब यह है कि बढ़ जाएगी, यानी सेल्स रिकॉर्ड की हमने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दी, $1200 रिकॉर्ड की है, तो जाहिर है कि प्रॉफिट जो आएगा वो भी $1200 से, वो जितना भी प्रॉफिट है वो अपने असल हकीकत से बढ़ जाएगा। ठीक है जी, तो ये एक फार्मूला है, सेल्स ओवरकास्टेड, नेट प्रॉफिट ओवरकास्टेड। अगर सेल्स बढ़ी हुई हैं रिकॉर्ड की है, गलती से रिकॉर्ड की है, तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ आएगा। ये इसका एक पहली का ये। ओके, नंबर 2, परचेज अ फिक्स्ड एसेट फॉर पर्सनल यूज हैज़ नो इफेक्ट ऑन नेट प्रॉफिट। वाई, क्यों नहीं है, क्योंकि इसको रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहिए था। ठीक है, बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो नेट प्रॉफिट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। नंबर 3, दिस एरर इज करेक्टली ट्रीटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे यानी वो अक्टूबर 1 से लेकर दिसंबर तक का था, इसलिए हम जो अपना अकाउंट पढ़ रहे हैं वो सितंबर 30 तक का कर रहे हैं, तो अक्टूबर वाला का तो मसला हमारा है ही नहीं। उसने एडवांस पेमेंट की है इंश्योरेंस की, तो वो तो एडवांस पेमेंट के तौर पे उसको ट्रीट किया जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। Number 2, net profit as on September 30th was 14,200। अब इसमें से सेल्स ओवरकास्टेड 300 वो माइनस कर देंगे और डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड ये भी माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे, डिस्काउंट को उसमें से माइनस करेंगे, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 13,810। ये हमारा असल वाला प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी। नंबर सी, बैंक बैलेंस कि क्या इफेक्ट होगा। ऑफिस इक्विपमेंट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स, उसमें उस पर रिकॉर्ड तो बैंक बैलेंस पे जाहिर है वो जब निकालेंगे तो उसका बैलेंस डिफरेंट हो जाएगा। और फिक्स्ड एसेट्स, इनकरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट हैज़ मेड ओवरकास्टेड फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है जी, अगर यानी ये जो कितने का ऑफिस इक्विपमेंट था वो 1500 का था, 1200 का था, तो उसको जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो फिक्स्ड एसेट्स वो ओवरकास्ट हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा, जबकि वहाँ पे उसकी रिकॉर्डिंग होनी ही नहीं चाहिए थी। तो इस वक्त जितने भी हमारे फिक्स्ड एसेट रिकॉर्ड किए गए हैं उसमें से 1500 को लेस कर देंगे, तो एक्चुअल फिगर आ जाएगी फिक्स्ड एसेट्स की। आगे चलते हैं जी हम। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारा। जेसन मूर had the following balances in his books on October 31, 2008। ये फॉलोइंग बैलेंसेस है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट, ये कैपिटल है, ड्राइंग वगैरह, ये सारा कुछ है। अब हमने करना क्या है, करना ये है कि प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस फॉर जेसन मूर ऑन October 31, 2008। इसका ट्रायल बैलेंस हमें चाहिए, राइट। इसकी इन फिगर्स की बेस के ऊपर ट्रायल बैलेंस चाहिए।
स्टेट नंबर 2, स्टेट 2 यूजेस ऑफ ट्रायल बैलेंस, 2 यूजेस बताएंगे, और स्टेट एंड एक्सप्लेन 3 एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। और कौन सी ऐसी 3 एरर्स हैं जो कि अगर कमिट हो जाए तो ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये हमको बतानी होंगी। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखते हैं क्या है ये। तो देखें ये अब आ गया हमारा ऑन, अच्छा सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड अभी तक कंटिन्यूड है, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में मज़ीद क्या है। ऑन इन्वेस्टिगेशन जेसन आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग एरर्स इन हिज बुक्स। मज़ीद एरर्स उसने, यानी ट्रायल बैलेंस तो बन गया मगर उसके बाद उसने मज़ीद कुछ एरर्स आइडेंटिफाई कर ली हैं, एंड दैट इज़ $3,000 डेबिटेड टू प्लांट एंड इक्विपमेंट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड एज परचेजेज, यानी ये परचेजेज में रिकॉर्ड होना चाहिए था मगर प्लांट एंड इक्विपमेंट कर दिया, तो इसके लिए एक जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी। 1 2 पेमेंट टू क्रेडिटर्स $1,000 इन कैश हैड नॉट बीन, ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, एरर ऑफ ओमिशन आ जाएगा, ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, इसको रिकॉर्ड करना चाहिए था। क्रेडिटर्स को डेबिट होता, कैश को क्रेडिट करते हैं, तो इसको ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। रिक्वायर्ड मेक जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द करेक्शन ऑफ द एरर्स, ऊपर की जो 2 करेक्शन एरर्स हैं इनकी करेक्शन आ जाएगी, ठीक है जी। अब उसके बाद आता है जेसन मूर्स कैपिटल अकाउंट दिया गया है, ये कैपिटल अकाउंट इसका ये है, ठीक है जी। उसका पहले आप देखें बैलेंस आ गया 16,550, फिर प्रॉफिट एंड लॉस आ गई 10,880, ये ऐड हो जाएगा, और उसका देखें आपके बैलेंस जो है 27,430 हो गया, और उसमें से ड्राइंग्स जो है वो 8,000 माइनस हुआ, तो फिर बैलेंस जो है वो 19,430 हो गए। अब हमें इसमें से इसका क्या करना है, हमने इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। आइडेंटिफाइड द अबव फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट, ये रनिंग बैलेंस अकाउंट कहलाता है, एंड स्टेट द बेनिफिट ऑफ दिस फॉर्मेट, ठीक है जी। नंबर 2, एक्सप्लेन वाई द फाइनल बैलेंसेज इन द अकाउंट डिफर फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस। तो ये हमने अब ये करना है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। ये पहला हमारा ट्रायल बैलेंस बन गया, ठीक है जी, जेसन मूर्स ट्रायल बैलेंस, जो फिगर्स पिछली स्लाइड में दिए गए थे ये वो आ गए यहाँ पे, और कैपिटल 16,550 है, ड्राइंग जो है वो 8,000 है, प्लांट एंड इक्विपमेंट 18,000, थिंग्स लाइक दिस। ये तो ट्रायल बैलेंस तो आ गया, और ये बैलेंस भी हो गया 61,700 का बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है। मेन पर्पस जो ट्रायल बैलेंस का होता है वो होता है इसकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को देखना होता है, अरिथमेटिकली प्लस माइनस सही हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर बैलेंस हो रहे हैं तो बस ठीक है, अगर कोई मिस्टेक है तो वो बाद में इन्वेस्टिगेट करने से पता चलती है। यूजेस ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या है, टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द डबल एंट्री लेजर अकाउंट, ठीक है जी। फर्स्ट इसका ये है, इसको खूब अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और दूसरा जो इसका जो फ़ायदा है ट्रायल बैलेंस का, फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस गिवन इन द ट्रायल। अब इसी में से ये जो ट्रायल बैलेंस बना हुआ है इन्हीं में से फिगर्स लेकर अपनी बैलेंस शीट भी बना सकते हैं और इनकम स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। तो एक लिस्ट हमारे पास डेबिट क्रेडिट की आ जाती है। हमें ये पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट में कौन सा फिगर जाएगा और इनकम स्टेटमेंट कौन सा फिगर जाएगा, तो हमको वहाँ पे रखने से इंशाल्लाह ताला हमारी जो है वो बैलेंस शीट्स और इनकम स्टेटमेंट करेक्टली बन जाएगी। सबसे पहले तो इनकम स्टेटमेंट बनानी चाहिए और उसके बाद बैलेंस शीट बननी चाहिए। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, बाकी का क्वेश्चन जो देखते हैं क्या है। ओके, ये आ गया एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। अब वो क्वेश्चन ये था कि कौन से ऐसे 3 एरर्स हैं जिससे ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। एक तो है एरर ऑफ ओमिशन, जिस तरह देखिए आप क्रेडिटर्स को पेमेंट हुई है, आप इसी क्वेश्चन में आप देखिए क्रेडिटर्स को पेमेंट हुई है मगर उसकी कोई ट्रांजैक्शन हुई ही नहीं, तो ट्रायल बैलेंस आपको बताएगा नहीं, उससे नहीं बताएगा, यानी उसका बैलेंस जो आउट नहीं होगा। हाँ, इन्वेस्टिगेट करने से पता चल जाएगा कि जी क्रेडिटर्स का जो है ना ये वाली एक ट्रांजैक्शन हुई थी, इसको तो रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, तो एरर ऑफ ओमिशन ये कहलाता है।
और ये ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ती, और ना ही ट्रायल बैलेंस हमें ये बता पाएगा कि एरर ऑफ ओमिशन कोई हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एंट्रीज आर मेड इन द रॉन्ग क्लास ऑफ अकाउंट्स, यानी परचेजेस, फॉर एग्जाम्पल परचेजेस डेबिट, परचेजेस तो डेबिट ही है, तो इक्विपमेंट अकाउंट में उसको लिख दिया जाए वो भी डेबिट ही है, डेबिट एंट्री होगी उसकी, तो उससे भी ये भी पता नहीं चलेगा क्योंकि डेबिट कॉलम जो है वो बैलेंस रहेगा। ठीक है जी। ओके। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, अब एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री का ये है कि अमाउंट जो है वो डिफरेंट हो जाता है, और जो क्लास ऑफ अकाउंट है वो करेक्ट रहता है। यानी सपोजिंगली यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जांपल दी हुई है कि $81 का अमाउंट था, इसको $18 रिकॉर्ड किया गया। ठीक है। मगर जिसको डेबिट करना था, डेबिट अकाउंट में जिसको डालना था वो डेबिट किया गया, और जिसको क्रेडिट करना था वो क्रेडिट किया गया, मगर अमाउंट दोनों में सेम था। अगर हाँ ऐसा होता है कि डेबिट $81 करते और क्रेडिट $18 करते तो ट्रायल बैलेंस डेफिनेटली बताता। तो मगर यहाँ पे ये हुआ कि दोनों अकाउंट्स के अंदर $18 को जो है वो फिगर अमाउंट जो है वो डाला गया, सॉरी $81 का अमाउंट जो है वो डाला गया, इस वजह से ट्रायल बैलेंस हमारी कोई हेल्प नहीं करेगा इसमें, और ना ही हमें बताएगा कि कोई एरर हुई है। तो ये जो है डीप जो इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चल सकता है। ओके, नंबर 4, जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी करेक्शन ऑफ एरर्स, जो यानी दो मजीद एरर्स जो पता चले थे, यानी परचेजेस को डेबिट कर दिया, और यानी परचेजेस को डेबिट करना चाहिए था तो उसने यहाँ पे डेबिट कर दिया, और प्लांट एंड इक्विपमेंट को डेबिट किया हुआ था उसको क्रेडिट कर दिया, ताकि प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो अमाउंट है वो बराबर हो जाए। ठीक है जी। परचेजेस को डेबिट किया, प्लांट एंड इक्विपमेंट को क्रेडिट कर दिया, ये हमारी करेक्शन एंट्री कहलाएंगे या जर्नल एंट्री भी आप कह सकते हैं, तो आप दोनों भी कह सकते हैं, मगर करेक्शन एंट्री एरर कहें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये चैप्टर करेक्शन का है। ओके। उसके बाद क्रेडिटर्स का ये जो जर्नल एंट्री थी, ट्रांजैक्शन थी, इसको तो रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, इसलिए क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट करेंगे और कैश क्रेडिट करेंगे। ठीक है। ये अब ये एंट्री हमने ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड कर ली। फिफ्थ का जो रिक्वायरमेंट है हमारी, इट्स अ रनिंग, ये जो अभी को बैलेंस बताया था, वो फॉर्मेट बताया था, इट्स कॉल्ड रनिंग बैलेंस अकाउंट। यानी हर ट्रांजैक्शन के बाद, हर डेबिट और क्रेडिट एंट्री के बाद आपको उस बैलेंस अकाउंट का बैलेंस पता चलता रहेगा। रनिंग बैलेंस इसलिए कहा जाता है, यानी बैलेंस आपके सामने है, हर वक्त आपको मौजूद है, हर वक्त आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। The advantage is that balance can be determined after every transaction and is always available. It's a running balance ये तो advantage ये है कि हमें running balance हर वक्त मिलता रहेगा। इसका B पार्ट क्या है? In the trial balance, opening capital is recorded. Trial balance जो शुरू का था उसमें opening capital जो रिकॉर्ड किया गया। अब पूरे साल या एक महीना या जितना भी महीना है उसके अंदर जितना प्रॉफिट रिकॉर्ड हुआ है वो इसमें ऐड नहीं हुआ, इसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई और कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है। और इसी तरह से कोई ड्राइंग्स वगैरह अगर करवाई हैं ओनर ने तो वो भी इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी। तो जो कैपिटल का अमाउंट जो है वो ओपनिंग अमाउंट जो है वो डिफरेंट होगा और क्लोजिंग अमाउंट जो है वो डिफरेंट होगा, यानी इनकम स्टेटमेंट बनने के बाद जो बैलेंस होगा कैपिटल का वो डेफिनेटली डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि उसमें से ड्राइंग्स लेस क्यों की जाएंगी और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो उसमें ऐड किया जाएगा या डिडक्ट किया जाएगा। तो इसमें इसलिए वो फिगर जो है वो डिफरेंट है। तो ये हमारी आखिरी स्लाइड थी। उम्मीद है कि आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपसे गुजारिश ये है कि महमूद अकाउंटिंग चैनल को खूब पॉपुलराइज करें, इसको आपके जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर करें और इससे फ़ायदा उठाएं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।